गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। अकाउंटिंग एमसीक्यू के नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो कंपटीशन एग्जाम कॉमर्स से रिलेटेड है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, जेवेनिल जूनियर अकाउंटेंट, आरपीएससी अकाउंटेंट, ठीक है, और जो भी अकाउंट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सब के लिए अपन ने एक अकाउंटिंग एमसीक्यू स्टार्ट किया है। अकाउंट्स के क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। आरबीएससी अकाउंटेंसी क्लास 11th के बुक के क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट किए हैं। हमने अब तक 3 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, और अब तक हम 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज ही हमारा चौथा और आखिरी वीडियो है क्लास 11th के क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके बाद में हम क्लास 12th के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी हम इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज़ लेकर आने वाले हैं। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे आप उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको देखें और वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपूर्ण लेखों, अपूर्ण अभिलेखों के खाते, अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है 71 नंबर क्वेश्चन है, अपूर्ण लेखों से वर्ष के प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। अपूर्ण लेखों से यानी कि जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, अगर ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करनी हो तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, ये चीज़ें अपने को दे रखी है। वर्ष के लाभ का विवरण, वर्ष के प्रारंभ का स्थिति विवरण, सामूहिक देनदारों का खाता या वर्ष के लिए रोकड़ सारांश। देखिए, लाभ का विवरण तो लाभ ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। रोकड़ सारांश रोकड़ का बैलेंस ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। सामूहिक देनदार खाता उधार विक्रय की राशि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी ज्ञात करनी है तो वर्ष के प्रारंभ का स्थिति विवरण बनाया जाएगा। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रोकड़ सारांश के लिए तो कैश बुक बनाई जाती है, तो प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने के लिए प्रारंभिक स्थिति विवरण बनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपूर्ण लेखों से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि वर्ष के अंत में एक व्यापारी की कुल संपत्तियां 180, लेनदार 20,000, देय बिल 10,000, अल्पकालीन ऋण 10,000 रुपये। तो उसकी अंतिम पूंजी क्या होगी, अंतिम पूंजी क्या होगी। आंसर अपने को दे रखे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कैपिटल अपने को ज्ञात करनी है तो कैपिटल ज्ञात करने के लिए अपने एक छोटा सा फॉर्मूला ले लें, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो असेट्स कितनी दे रखी है, 1,80,000, 1,80,000 की हमारी असेट्स हो गई, ठीक है। लाइबिलिटी आपकी क्या है, लाइबिलिटी आपको दे रखी है 20,000 के लेनदार और 10,000 के बिल्स पेबल और 10,000 रुपये के आपके क्या बोलते हैं इसको, अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो कितने हो गए, 20, 10 30 और 10 40, 40,000 प्लस कैपिटल। अब देखो, कैपिटल के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो असेट्स हमारी 1,80,000, उसमें से हम लाइबिलिटी 40,000 माइनस कर लेते हैं तो हमारी कैपिटल का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1,40,000 रुपये। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। आपको बात समझ में आई होगी। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहाँ अपन इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अपूर्ण लेखों में लाभ की गणना का सूत्र क्या है, लाभ की गणना का सही सूत्र क्या है। तो देखिए, लाभ की गणना का शुद्ध लाभ बराबर अंतिम पूंजी माइनस, अंतिम पूंजी में से कभी भी आहरण माइनस नहीं होता है, यह ध्यान रखिए, क्योंकि अंतिम पूंजी आहरण तो ऑलरेडी घटा हुआ हो चुका है, तो होता है उसमें। तो अंतिम पूंजी में आहरण जोड़ने वाली बात जहाँ पर है वो बात सही रहेगी। तो देखिए, अच्छा, यहाँ पर जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला रहेगा, अंतिम पूंजी प्लस आहरण माइनस अतिरिक्त पूंजी माइनस प्रारंभिक पूंजी, यह आंसर हमारा सही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सही रहेगा। देखो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है, और बैलेंस शीट में आप यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल लिखते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर आप जो है इसमें क्या ऐड करते हो, नेट प्रॉफिट ऐड करते हो। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई हो वो भी ऐड करते हो। उसके बाद में ड्राइंग्स माइनस करते हो। उसके बाद जो कैपिटल आती है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है।
और अगर अपने को क्लोजिंग कैपिटल से वापस ऊपर चलना हो, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की तरफ या प्रॉफिट की तरफ चलना हो तो रिवर्स करते हैं, ठीक है। तो जो ड्राइंग्स को माइनस किया हुआ था उसको प्लस करते हैं, एडिशनल कैपिटल को प्लस किया था उसको माइनस करते हैं, और ओपनिंग कैपिटल को भी यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 73 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पर अंतिम पूंजी और आहरण प्लस अतिरिक्त पूंजी, ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है, प्लस अतिरिक्त पूंजी वाला पॉइंट नहीं होगा। अतिरिक्त पूंजी तो अंतिम पूंजी में ऑलरेडी जुड़ी हुई है, अपने को तो माइनस करनी है। और ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक पूंजी के अंदर अतिरिक्त पूंजी और माइनस अंतिम पूंजी का योग तो वैसे ही सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर शुद्ध लाभ की बात नहीं हो सकती। तो हमारे 3 ऑप्शन गलत है और बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में देखो क्या दे रखा है। एक व्यापारी के लेनदारों का प्रारंभिक शेष 30,000 रुपये था और अंतिम शेष 50,000 रुपये था। वर्ष के दौरान 70,000 रुपये का भुगतान किया गया। उधार क्रय की राशि, देखिए उधार क्रय की राशि ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट का नाम है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो देखिए टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट को कैसे बनाते हैं अपन। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में सबसे पहले अपन जो है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। क्रेडिट में ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है और सभी लायबिलिटी का बैलेंस सीआर होता है। ये 30,000 रुपये का बैलेंस जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। लेनदारों का प्रारंभिक शेष लिख दिया, लेनदारों को भुगतान किया, क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 कैश 70,000 रुपये डेबिट में लिख दिए, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा था वो हमने यहाँ लिख दिया, क्लोजिंग बैलेंस 50,000। ठीक है बच्चों, देखिए साथियों यहाँ पर हमारे पास में 1,20,000 रुपये का टोटल हो जाएगा। 1,20,000 में से हम 30,000 घटा लेते हैं तो हमारी जो परचेज का वैल्यू होगी वो आप देख सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर से हमारी परचेज 1,20,000 में से 30,000 घटाएंगे तो परचेज की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 90,000 रुपये। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाँ। उधार क्रय की राशि पूछिए तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसके अंदर 90,000 रुपये की हमें जो है उधार क्रय ज्ञात करनी है, ठीक है। तो लेनदारों का प्रारंभिक शेष 30,000 रुपये, अंतिम शेष 50,000 रुपये और उनके भुगतान किया गया 70,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन गलत रहेगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। इस प्रकार से हम परचेज की राशि ज्ञात करते हैं। देखो परचेज की राशि ज्ञात करनी हो या प्रारंभिक देनदार ज्ञात करने हो या अंतिम देनदार ज्ञात करने हो या कैश की राशि ज्ञात करनी हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक व्यापारी की खातों में देनदारों का प्रारंभिक शेष 2 लाख रुपये, अंतिम शेष 2.5 लाख रुपये, देनदारों से 3 लाख रुपये प्राप्त हुए। वर्ष की कुल बिक्री 4 लाख रुपये थी। नगद बिक्री की राशि पूछी है। देखिए नगद विक्रय की राशि तब आएगी जब कुल विक्रय में से ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन अपने को यहाँ दे रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले उधार विक्रय ज्ञात करते हैं। बच्चों उधार विक्रय को कुल विक्रय में से घटाएंगे तो हमारी नगद विक्रय आ जाएगी। तो देखो उधार विक्रय ज्ञात करने के लिए अभी जैसे अपन ने उधार क्रय ज्ञात करने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, तो यहाँ पर हम टोटल डेब्टर्स अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए टोटल डेब्टर्स अकाउंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, डेब्टर्स का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपये, क्लोजिंग बैलेंस अपने को दे रखा है बाय बैलेंस सीडी 2.5 लाख रुपये। ये मैंने यहाँ पर डेब्टर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, ठीक है। पुरानी बातें आपको याद आ रही होंगी। देनदारों से 3 लाख रुपए प्राप्त हुए बाय कैश अकाउंट, डेब्टर्स से 3 लाख रुपए प्राप्त हुए। देखिए और सीआर साइड में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, सेल्स रिटर्न आती है, बैड डेब्ट्स आता है, ठीक है, और इधर डिस्काउंट भी आता है, डिस्काउंट अलाउड जो होता है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर टोटल हो गया 5,50,000। 5,50,000 में से हम जो है यहाँ पर 2 लाख घटाएंगे तो 3,50,000 की हमारी जो सेल्स आएगी बच्चों, इस अकाउंट के माध्यम से जो सेल्स आएगी बैलेंसिंग फिगर से, वो सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, उधार विक्रय होती है। अब आप देखिए
आपको कैश सेल्स निकालनी है, तो कैश सेल्स का एक फॉर्मूला हम लगा लेंगे, टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स। तो देखिए टोटल सेल्स कितनी 4 लाख और क्रेडिट सेल्स कितनी निकाली 3,50,000, माइनस करेंगे कैश सेल्स का अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000। ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सटीक आंसर वही आएगा। इसमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं चलता बच्चों, इसमें अपने को कैलकुलेट करके ही उसको करना पड़ेगा। तो देखिए टोटल डेप्टर्स अकाउंट के माध्यम से हम 4 चीज़ें निकाल सकते हैं। एक, डेप्टर्स को कितना कैसा डेप्टर से कितना पैसा आया वो निकाल सकते हैं, डेप्टर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हैं, डेप्टर्स का ओपनिंग बैलेंस निकाल सकते हैं और कितनी उधार विक्रय हुई है वो निकाल सकते हैं। इन 4 में से कोई भी 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो चौथी इन्फॉर्मेशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी और हमारा राइट आंसर भी यहाँ पर हमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने 1 लाख रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल लगाई और उसने 40,000 रुपये का आहरण किया। वर्ष के अंत में उसकी पूंजी इतनी दे रखी है, लाभ अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखिए लाभ कैलकुलेट करने के लिए अपने को यहाँ पर एक प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। देखिए स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल अपने को क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों 1,80,000। इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 40,000। ये हो गया 2,20,000। इसके बाद में माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसको हम फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हैं। एडिशनल कैपिटल अपने को दे रखी है 60,000 रुपये, ठीक है। इसको अपन यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसको माइनस करने के बाद में हमारे पास अमाउंट बचता है 1,60,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में ओपनिंग कैपिटल अपने को दे रखी है ओपनिंग कैपिटल अपने को दे रखी है यहाँ पर 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये की ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं, अमाउंट प्लस में आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 रुपये। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1,80,000 रुपये की अपने को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है। 40,000 रुपये का आहरण दे रखा है, ठीक है, अपन ने ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 2,20,000 रुपये, बिल्कुल सही है। 60,000 रुपये की जो है उसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो 60,000 रुपये की एडिशनल कैपिटल अपन ने इसमें से माइनस कर दी, ठीक है। 1,60,000 रुपये बिल्कुल सही है। और 1 लाख रुपये का जो है हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो राइट आंसर बच्चों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर बी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आंसर्स हैं वो बुक के आंसर्स हैं, ठीक है। तो बुक के आंसर्स एज इट इज़ लिख दिए गए, टाइपराइटर ने, टाइपिंग करने वाले बंदे ने तो एक साथ ही लिख दिया ये। तो अपना यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर 60,000 आएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, व्यापार में प्रारंभिक स्टॉक 10,000 रुपये, क्रय आपको दे रखा है 85,000 रुपये, विक्रय दे रखी है आपको, और सकल लाभ दे रखा है लागत पर 25%। अंतिम स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए अंतिम स्टॉक ज्ञात करना हो या ओपनिंग स्टॉक ज्ञात करना हो, उसके लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए बिना इनका आंसर नहीं आ सकता, और एक बार तरीका अगर पता हो तो सॉल्व करते ही आंसर एकदम सटीक आंसर आता है। ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और दूसरे ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है,
ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक लिख दिया मैंने 10,000 रुपये। परचेज अपने को दे रखी है, परचेज मैंने यहाँ पे लिख दी 85,000 रुपये। सेल्स अपने को दे रखी है, सेल्स मैंने ले ली 1,00,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर अपने को ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है वो लागत पे दे रखी है बच्चों, तो उसको सेल्स पे कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो लागत पे 25% बोल रहा है, तो लागत अपने को दी हुई नहीं है, ठीक है। तो लागत को आप अज्यूम कर लीजिए, माना कॉस्ट बराबर 100, उसका प्रॉफिट बराबर 25, ठीक है। तो सेल्स बराबर हो गया 125। आपको मैं जो है आगे चलकर जब क्लासेस लूँगा फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की, तो उसमें जो है आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाऊंगा इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक है ना। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपने पास भी हैं, वो आगे चलकर अपन लंबी जो क्लास लेंगे उसके अंदर बताएंगे आपको। तो सेल्स हो गए 125, यानी कि ये जो 1,00,000 रुपये दे रखा है वो सेल्स के बराबर 125 के बराबर है। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। 25 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 से चला जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,00,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये। 20,000 रुपये का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और इधर से हमारा टोटल हो गया 5, ये हो गया हमारा 8 2 10 और 1 11, 1,15,000। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 15,000। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना इस क्वेश्चन के संबंध में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना क्वेश्चन नंबर डाल के, तो मैं और अच्छे से आपको क्लियर कर दूँगा। अच्छा, इसका जो क्लेरिफिकेशन मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अपन ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, यहाँ पर फिर ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखा है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15,000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक अपन ने निकाला है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 15,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज अपने को 85,000 की दे रखी है, सेल्स अपने को 1,00,000 की दे रखी है और लागत पे प्रॉफिट दे रखा है। कॉस्ट पे होता तो अलग बात है, तो लागत पे दे रखा है, तो लागत का हमारे पास में इस प्रकार से आ जाएगा, लागत का 25%। तो सेल्स बराबर 125 होता है, तो 125 से उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 20,000 आता है। तो लागत का 25% और सेल्स का विक्रय 20% बराबर होता है। एक नई बात बता देता हूँ, कॉस्ट का 25% सेल्स के 20% के बराबर होता है। वैसे आपको ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये 77 क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आएगा हमारा लेखांकन में कंप्यूटर नाम का एक चैप्टर अपने पास दे रखा है 11th की बुक में, उससे रिलेटेड अपन देख लेते हैं एक बार। MIS का पूरा नाम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दे रखे। MIS का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम ये गलत हो जाएगा, मर्ज इंफॉर्मेशन सिस्टम गलत हो जाएगा, और इन्फॉर्मेटिक्स तो होगा ही नहीं, इन्फॉर्मेशन आएगा यहाँ पे, तो आई का मतलब इन्फॉर्मेशन है और मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ए गलत हो जाता है। ये बुक के क्वेश्चंस जो आंसर जो है वो थोड़े से मिस्टेक दे रखी है उसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा प्रवाह चित्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? डाटा प्रवाह चित्र। तो देखिए डाटा प्रवाह चित्र को बबल चित्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको आप बुक से भी देख सकते हैं। डाटा प्रवाह चित्र को बबल चित्र के नाम से जाना जाता है। 8 बिट्स का समूह कहलाता है। 8 बिट्स का समूह सबको पता है अच्छे से, बाइट कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? 4 ऑप्शन दे रखे। राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है कंप्यूटर से रिलेटेड है, चार्ल्स बेबेज ने किया है। इसके बाद में बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण है जो आउटपुट देता है? माउस और CPU तो इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट देता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कहाँ पर होता है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषज्ञ प्रणाली में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग विशेषज्ञ प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेली सॉफ्टवेयर है, टेली सॉफ्टवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका है पूर्व निर्मित सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, फ्लो चार्ट में प्रतिबंध का प्रतीक होता है, प्रतिबंध, कंडीशन का चित्र होता है डायमंड का, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्लो चार्ट में प्रतिबंध का जो होता है वो डायमंड होता है। देखो लेखांकन में कंप्यूटर नाम का जो चैप्टर है, जब अपन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे कॉमर्स की, उस टाइम पर विस्तार से आपको इन सबके बारे में बताएंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्णय तालिका में रूल की संख्या क्या है? तो निर्णय तालिका में रूल की संख्या 2n होता है। डाटा प्रवाह चित्र में खुला आयत इस प्रकार से होता है और समानांतर रेखाएं इस प्रकार की होती है, ठीक है। इसका किसका प्रतीक होता है ये? तो ये डेटा स्रोत, रूपांतरण प्रक्रिया, डेटा प्रवाह, डेटा संग्रह। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होता है वो डेटा संग्रह होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आज अकाउंटिंग एमसीक्यू का 11th का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। अकाउंटिंग एमसीक्यू क्लास 11th के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और हमने 1 से लेकर 87 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। कल से जो हमारा स्टार्ट होगा वो क्लास 12th का स्टार्ट होगा और क्लास 12th के जो क्वेश्चंस हैं हम एट प्रेजेंट में जो 12 चैप्टर चल रहे हैं उन चैप्टर्स का पूरे सिलेबस का लेंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और नेक्स्ट वीक से जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। वही पहले राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, चाहे आप अकाउंटेंट की तैयारी करें, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 11th और 12th के बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनके एमसीक्यूज़ तो कई बार डिट्टो एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, ठीक है। तो अपन आगे चलकर इसके बारे में और बात करने वाले हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। बढ़ते हैं तब तक अगले वीडियो की तरफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।